बांग्लादेश के हालात को किस तरह से देखा जाए, और क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है तो ऐसे में हिंदुस्तान पर, भारत पर इसके किस तरह के असरात पड़ सकते हैं, या भारत को इस तरह के हालात से कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, ये हालात तो बहुत तेजी से खराब हुए हैं और इस वजह से हमारे यहाँ इसके हवाले से बड़ी चिंता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जी। इसमें इंटरनल इश्यूज भी हैं, फॉरेन मसले भी हैं इसमें। और हम जानते हैं कि पिछले 15 साल में जो शेख हसीना की हुकूमत रही है तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे या बहुत सारा जो एक तबका था वहाँ पे वो नाराज था। एक पहलू तो ये है, उसमें ये भी था कि जो मेजर जो अपोजिशन पार्टीज थी वो या तो साइड लाइन थी या ये कि उनको किया गया था। और आज जो उनकी खालिद जिया को छोड़ा गया है। दूसरे ये कि शेख हसीना ने जो उनके मुखालिफिन थे सियासी, उन पे बड़ी सख्तियां भी की। लेकिन जो मौजूदा जो चीज़ आई है वो जाहिर है, जो हम सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन को लेके था, और इस इशू को खुद शेख हसीना ने 2018 में ये किया था कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। तो जो उनके सपोर्टर्स थे या जो आर्मी में लोग थे या जो वो तबका था जो इससे फायदा उठा रहा था, उनका भी एक दबाव था। तीसरी जो चीज ये है कि जब ये हालात खराब हुए हैं तो आर्मी में भी एक तबका था, चूंकि बांग्लादेश भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें आर्मी का एक बड़ा मेजर रोल रहा है। अगरचे हालिया दिनों में पिछले 20 साल 25 साल में उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने में भी एक रोल अदा किया और किनारे हो गए। लेकिन हालिया दिनों में ये लगा कि एक प्रेशर उन पे भी था कि आप इसमें दखल दीजिए। तीसरी जो चीज हुई कि जिस तरह से ये हालात तेजी से खराब हुए हैं और जिस तरह से इसको हैंडल किया गया जी, ये इसमें बड़ी कमियां थी हुकूमत की। और कई सारी गलतियां इसमें हुई, खुद शेख हसीना से हुई कि जो छात्र थे उनका असल जो मसला था, जैसे आपने शुरू में इशारा किया कि जिस तरह से श्रीलंका के हालात थे, तो असल जो फ्रस्ट्रेशन है अवाम की वो नौकरी की है, वो रोजगार की है, ये सारे मसले हैं। लेकिन होता क्या है कि जब एक जेन्युइन इशू पे लोग आवाज उठाते हैं और जब उसको ठीक से हल नहीं किया जाता है तो फिर वो तमाम एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं, और ये सब एक बार फिर शामिल हो गए। और जिस तरह से आपने देखा कि जो हुक्मरान पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसने जिस तरह से उपद्रव किया इन दिनों में या लोगों को मारा, पुलिस ने जिस तरह से किया, तो ये इससे लोगों में एक बड़ी वो हुई और आम फिर लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं। ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू इसमें ये है वो फॉरेन पहलू भी है, खारजी जो है। अब जैसे ये देख रहे हैं कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, बांग्लादेश ने बहुत सारे मामलों में हमारी बड़ी मदद की कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे उनको वहां पे घुसने नहीं दिया। तो बहुत सारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, खासतौर से चीन वगैरह, उनका इससे जो है नाराजगी है। तो ये अब एक तरफा मामला नहीं रहा और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दाखिल हो गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं खुद जिस तरह से हैंडलिंग हुई है वो गलत हुई है। तीसरी जो चीज एक बड़ी अहम है वो ये कि शुरुआती दौर में जब बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी तो जो लोग इस आइडिया के खिलाफ थे, जाहिर है वो एक पॉलिटिकल जो भी था, उनको रजाकार कहा गया था, और रजाकार एक तरह से एक टर्म बन गया गद्दार का बाद में। ये जो मौजूदा जो मूवमेंट चला है, जाहिर है उसकी जो बेस थी वो नौकरी और ये सारे मसले थे, अवाम का एक आम मसला था। लेकिन शेख हसीना ने ये स्टेटमेंट देके कि ये लोग रजाकार हैं, ठीक है, वो उससे जो है आम अवाम भी फिर नाराज हुई।
तो ये तमाम पहलू है मजमूई। बिल्कुल, यानी लंबे समय से लोगों की एक नाराजगी थी जो अब इस विद्रोह के शक्ल में एक तरह से निकलकर सामने आई है। लंबी नाराजगी लोगों में थी और बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिसे लेकर बांग्लादेश के लोगों में नाराजगी थी। इस पर मैं प्रोफेसर अखलाक खान जी आगे भी चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर एस पटनायक आपके पास आना चाहूंगा। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर भी आपने काफी काम किया है, ढाका यूनिवर्सिटी से भी आपका रिश्ता रहा है। इस तरह के हालात, क्या लगता था कि एक बांग्लादेश बहुत छोटा सा देश है, कारोबारी देश एक तरह से माना जाता है, क्या इतने ज्यादा हालात इतनी जल्दी इस तरह के हालात हो जाएंगे? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, बांग्लादेश साइज में छोटा होगा लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे डेवलपमेंट शुरू हुई है, शुरू में सरकार को शायद ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, सरकार को शायद लगा कि जैसे बहुत आंदोलन उससे पहले हुई है, ये कोई नया आंदोलन नहीं है। छात्र आंदोलन बांग्लादेश का हिस्ट्री का पार्ट है। आप अगर 71 में 52 में देखेंगे या अभी 2018 में भी एंटी कोटा प्रोटेस्ट भी हुआ था, रोड सेफ्टी प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पे स्टूडेंट जो है वो लीडिंग रोल प्ले किए थे। तभी इस बार जब शुरू हुआ था हाईकोर्ट का डिसीजन आने के बाद, जिसमें रद्द कर दिए सर्कुलर 2018 का सर्कुलर, जहां पे 56% जो कोटा है उसको सरकार ग्रेड 9 टू ग्रेड 13 का जितना नौकरी है उसमें से वो हटा दिए थे। जब हाईकोर्ट ने ये बोला और छात्रों का डिमांड आया कि कोटा रिफॉर्म करिए, नॉट एबोलिशन ऑफ कोटा, मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए कि ऐसा एबोलिशन का बात नहीं हुई थी, उसको रिफॉर्म करने का बात हुई थी। तब सरकार मतलब उनको तब चाहिए था कि कुछ एश्योरेंस दे, कुछ बोले छात्रों को, ठीक है सरकार देख रही है, क्या किया जा सकता है, हम लोग अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो सारा नहीं बोल के बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले कि जो ऐसे इस टाइप का डिमांड कर रहे हैं वो रजाकार है, मैं क्या जो फ्रीडम के लिए फाइट किए थे उनके लिए कोटा नहीं देके मैं क्या रजाकार का बच्चों को दूं। तो जिस वजह से वो थोड़ा छात्र का बीच में बहुत गुस्सा आ गया, उनको लगा कि हम जब अपना राइट मांग रहे हैं, इन्होंने हमें ब्रांड कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश पॉलिटिक्स में बहुत दिन से यही चल रही है। आप अगर सरकार को अपोज कर रहे हैं या सरकार का कोई पॉलिसी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सब समय ये टर्मिनोलॉजी यूज कर, मतलब आप लिबरेशन के अगेंस्ट में है, आप नहीं चाहते हैं कि लिबरेशन फोर्सेस को कुछ मिले, इस टाइप का सब समय लिबरेशन फाइटर कोलैबोरेटर, ये वाला जो डिबेट है बांग्लादेश में वो 71-72 से है। तो अभी ये जो खराब स्थिति हुई वो 17 तारीख को शुरू हुई, जहां पे 200 यूथ मारा गया, सिर्फ सबको स्टूडेंट नहीं था। तो तभी यही प्रॉब्लम हुआ कि आप इतना सारा यूथ मरने के बाद सरकार का कोई मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पे वो एम्पैथाइज किए, जहाँ पे वो बोले कि नहीं ये जो हुआ गलत हुआ है, हम लोग ट्राई करेंगे। इवन कर्फ्यू हटाने के बाद और आपका पुलिस और आर्मी डिप्लॉयमेंट के बाद, अभी तो सेकेंड दफा आर्मी बोल इस बार मना किए, लेकिन पहले दफा जब आर्मी डिप्लॉय हुआ तब सरकार कुछ भी मतलब ऐसा जो छात्रों थे वो भी डिमांड रखे कि हम लोग का ये डिमांड है, हम लोग का जो नेता है उनको आप फ्री करिए, जो इन्वॉल्व है ये किलिंग में उनको आप ट्राई करिए। सरकार वो डेडलाइन एक दिए थे, सरकार कुछ भी नहीं किया, फ्राइडे को डेडलाइन भी चला गया। तो बहुत ही ऑब्वियस था कि मतलब सरकार, लोगों में नाराजगी बहुत थी, गुस्सा बहुत था लोगों में जी। ऑब्वियसली आप तो रिजोल्यूशन नहीं कर रहे हैं और मतलब मुझे यही बात की आश्चर्य हो रही है कि जो बिल्टअप हो रही है सरकार को कैसे पता नहीं चला कि इस टाइप का बिल्टअप है जिसमें दूसरे फोर्सेस भी आ चुके थे। ये सिर्फ छात्रों नहीं थे, आप अगर देखेंगे कोई भी रैली देखिए सिर्फ छात्रों का रैली नहीं था, छात्रों के साथ आपका टीचर भी जुड़ गए, उनके साथ उनका जो गार्डियन थे वो जुड़ गए, सिविल सोसाइटी मेंबर जुड़ गए। पूरा 1990s का एंटी एरसाद मूवमेंट जैसा
मतलब बनने लगा, वो जो प्रोटेस्ट मतलब था। हालात धीरे धीरे बहुत तेजी से बदल गए। मैं डॉक्टर दीपक वोहरा जी आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपके पास भी आऊंगा, और भारत के सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं इस पर मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपसे बात करूंगा। लेकिन डॉक्टर दीपक वोहरा जी, मैं समझना चाह रहा हूं जो बात यहां पर डॉक्टर पटनायक कह रही थी कि स्टूडेंट में बहुत ज्यादा एक तरह से नाराजगी थी और रिजर्वेशन को लेकर यह नाराजगी एक तरह से बढ़ती चली गई, लेकिन अपने ही देश के खिलाफ इस तरह का इतना बड़ा हंगामा श्रीलंका में भी हमने हालात देखे, लेकिन इतने ज्यादा हालात नहीं खराब हुए थे। यहां पर तो हालात बद से बदतर हो गए। आभारी हूं सर कि आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का, और आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीखने के लिए। शुरुआत में इतना कहना चाहता हूं कि जब भारत के पास डॉक्टर एसपी वैद्य, डायरेक्टर जनरल पुलिस जैसी संतान है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। बिल्कुल। अब सर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की फौज ने शेख हसीना को गिरफ्तार नहीं किया, अपना जहाज दिया और बोला आप चले जाइए। और ये नहीं होता कि जहाज उड़ता है और कहीं भी चला जाए। भारत ने फ्लाइट पाथ को एक्सेप्ट किया, इंडियन में उनको बुलाया, हमने उनको स्वीकार किया। एक महत्वपूर्ण चीज और सर, 57 इस्लामिक मुल्क है, शेख हसीना किसी इस्लामिक देश में नहीं गई, वो भारत में आई है। हमने शरण दी है बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को, श्रीलंका से, नेपाल से जो आते हैं, मालदीव से जो आते हैं, सबको दी है। सही है, भारत माँ है, हम सबको प्रोटेक्शन देते हैं। अब एक चीज और ये मैं करोड़ों लोगों से दरखास्त करता हूं जो आपका प्रोग्राम देखते हैं। हमारे कुछ नेता हैं जो विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी को बचाओ। सर, घर की आग आप दूर के पानी के साथ नहीं बुझा सकते। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान घर ही में होगा। जो बांग्लादेश में इस समय हो रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है सर, वो जिहादी एलिमेंट्स ने टेक ओवर किया है। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने आजादी दिलवाई थी बांग्लादेश को, उनकी मूर्ति को अटैक कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं है सर, ये नॉर्मल बंगालीज नहीं है, ये जिहादी हैं जिन्होंने टेक ओवर कर दिया। और इसके पीछे कौन है? क्षमा चाहता हूं सर, आपको याद होगा कि अप्रैल में वो ब्लिंकी शिंकी जो भी है अमेरिका का विदेश मंत्री, उसने कहा था कि डेमोक्रेसी जो इलेक्शंस हैं बांग्लादेश में ठीक नहीं है। और शेख हसीना ने क्या कहा था कि ब्लिंकी साहब, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो एटलांटिक पोर्शन, अटलांटिक महासागर तक ही है, उसके बाद तो आप सब भूल जाते हैं और आप जो तानाशाही देश हैं, जहां पे तानाशाही सरकार है, उनके साथ आप कांटेक्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है सर कि ये जो इस समय हो रहा है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। ये अब बहुत खतरनाक दौर है बांग्लादेश के लिए। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, मुझे हौसला इस बात का है कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये जिहादी, ये बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। ये मैंने अपने करियर में देखा है सर। मैं तो बहुत 51 साल हो गए डिप्लोमेसी में। मैंने जिम्बाब्वे में देखा, सूडान में देखा, इजिप्ट में देखा। जब सरकार पलटती है इस तरह से तो स्थिति और खराब होती है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और फिर वहां के लोग इन जिहादियों को कहेंगे गेट आउट, आपने बर्बाद कर दिया हमारे देश को। ये बेवकूफ लोग हैं, ये समझते नहीं है इसका रिएक्शन क्या होगा। आगे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर दीपक वोहरा जी ने कहा कि बांग्लादेश के हालात बहुत खतरनाक एक तरह से बनते जा रहे हैं, बद से बदतर तो मैंने कहा था, लेकिन ये हालात और ज्यादा एक तरह से खतरनाक होते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है डॉक्टर एसपी वैद्य जी, क्योंकि भारत हमारा, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, शेख हसीना भारत में इस वक्त मौजूद हैं, और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर भी अटैक की खबरें इस तरह से आ रही कि उन पर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो इन तमाम हालात को किस तरह से देखा जाए? डॉक्टर एसपी वैद्य जी, चलिए, शायद डॉक्टर एसपी वैद्य जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, उन तक मैं दोबारा से जाऊंगा, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं प्रोफेसर अखलाक आहान साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कई इस तरह की खबरें आई कि वहां पर जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उन पर भी अटैक किए गए, कई मंदिरों पर अटैक किए गए। क्या ये एक नाराजगी इस वजह से भी है कि शेख हसीना भारत में है, इस वजह से नाराजगी, या इसके पीछे कुछ और चीजें हैं जिस तरह से डॉक्टर दीपक वोहरा जी बता रहे थे?
मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉपुलर वैसा कुछ है, क्योंकि जो अवामी लीग के लोग हैं या और भी जो मेजर जो पॉपुलेशन है वो कोई भी जो भी जिम्मेदार तबका होगा वो ऐसा नहीं करेगा। जैसा कि मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और एक तरह के क्योस जब पैदा हुआ है तो उसमें बहुत सारे जो लुम्पेन एलिमेंट्स होते हैं या जो जिनके कुछ गलत मकसद होते हैं वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हालात खराब करना चाहते हैं। तो वो इस तरह के जरूर एलिमेंट इसमें शामिल हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं। दूसरी जो चीज है जो सबसे अहम है, और जैसा कि अभी यहाँ पे बात भी आई कि कोई भी देश जो है वो उसको अपने मुल्क के को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, और एक देश जो है वो एक घर की तरह होता है। तो जिस तरह हम अपने घर को संभालते और संवारते हैं, और कोई भी मुल्क तभी मजबूत रहता है जब उसके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज कंप्रोमाइज हुई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनती है। उसमें बिल्कुल सवाल यही उठा है कि अपने ही देश के खिलाफ आखिर इतनी नाराजगी क्यों? शेख हसीना से अगर नाराजगी थी, सरकार से नाराजगी थी, शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और वहां पर आर्मी भी कह रही कि हालात को पूरा अमन किया जाए, उसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे, तो आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर एसपी वैद्य जी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर एसपी वैद्य जी, किस तरह से देखा जाए बांग्लादेश में पहले तो सरकार के खिलाफ नाराजगी, शेख हसीना भारत में मौजूद है, बांग्लादेश छोड़कर चली आई, लेकिन उसके बाद अब वहां पर जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? ये किस तरह के हालात अब बांग्लादेश में बन रहे हैं? देखिए अबू जी, मैं डॉक्टर दीपक बोरा जी को सुन रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा कि अभी कुछ अरसा पहले इलेक्शन हुई बांग्लादेश में जी, और किस तरह से आप देखिए अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया कि इलेक्शन ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये वो नहीं है। हालांकि वहां की जो बांग्लादेश की अपोजिशन थी उसने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये जिस तरह बीमारी पनपती है तो ये नासूर बनता जा रहा था। बहुत सारे इश्यूज हैं। अब जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है, एजिटेशन, स्टूडेंट की एजिटेशन शुरू हुई रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद जो गुस्सा है जी, शेख हसीना को रिजाइन करना चाहिए, वो भी चली गई। अब उसके बाद जो आप तोड़ फोड़ और आप माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटी के मंदिरों को जला रहे हो, उनको मार रहे हो, जो उनकी दुकानें लूट रहे हो, आप करना क्या चाहते? ये तो सड़कों पे गुंडागर्दी है, जिहादी हैं जो इस वक्त वहां चल रहा है। ये कोई डायरेक्टेड प्रॉपर एजिटेशन नहीं है, ये स्टूडेंट एजिटेशन नहीं है, ये गुंडागर्दी, बदमाशी, जिहादी अनरूली मॉब्स हैं और इनको प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, गुस्सा अगर इनका था जब शेख हसीना रिजाइन करके चली गई तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। जब रिजर्वेशन का बात था तो जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया, उसके बाद वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। अब आप माइनॉरिटीज ने आपका क्या बिगाड़ा? आप क्यों उनको मार रहे हो, उनकी प्रॉपर्टीज लूट रहे हो, उनको कत्ल कर रहे हो, उनके मंदिर तोड़ रहे हो? किस लिए? तो आप अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को किस तरह से आप बर्बाद कर रहे हो? इसका अंत क्या होगा? इसी शेख हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को कहां पहुंचाया था? अब जो आज वहां ये जो फॉरेन एडिड लोग हैं, जो इसके पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपका जो जमाते इस्लामी है, इस एजिटेशन में ये एजिटेशन इस वक्त जमाते इस्लामी और बीएनपी
के गुंडे इसको आगे चला रहे हैं। और ये जो जितनी आप तोड़ फोड़ देख रहे हैं, तो जमाते इस्लामी के पाकिस्तान के साथ लिंक है, बिकॉज उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि शेख हसीना जी भारत के साथ बांग्लादेश के डॉक्टर एसपी जी बिल्कुल अलार्मिंग हालात है। सवाल ये उठता है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोस में जब कुछ होगा तो उसके असरात भारत में जरूर होंगे। क्योंकि एसपी वैद्य जी, क्या लगता है कि पश्चिमी बंगाल में, पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ भी इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो बढ़ेगी? इसके अलावा चीन जो है वो भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, या इसके अलावा जो कट्टरपंथी संगठन है वो भी एक्टिव हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है, 1,30,00,000 वहां माइनॉरिटी रहती है। अगर इस तरह के अटैक जारी रहे और फौज उनको कंट्रोल नहीं कर पाई तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो लोग भागेंगे, आके बॉर्डर पे पड़ा मांगेंगे, वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, भारत को उनको लेना पड़ेगा, उनको अंदर आने देना। तो आप बताइए, आपके कंट्री में हालात कितने बिगड़ जाएंगे? 1,30,00,000 लोग अगर यहां अंदर आ गए तो बनी बनाई सिचुएशन भारत के लिए बन गई। तो आपका बॉर्डर, इसीलिए कल कैबिनेट कमेटी प्राइम मिनिस्टर जी ने की और उसके बाद बॉर्डर को अलर्ट किया है। तो एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी इशू बन सकता है। दूसरा, रिफ्यूजी इशू, जैसे आपने कहा, जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स इसको एजिटेशन को अब लीड कर रहे हैं, तो इसका कट्टरपंथी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर एक भारत के ईस्ट में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी भारत के लिए बन जाएगी। और चाइना, आप जानते हैं किस तरह से हस्तक्षेप करता है। उसने पिछले शेख हसीना वाज नॉट अलाउइंग देम जो वो चाहते थे। अमेरिका यहां बेस चाहता था। अमेरिका जो है वो एक क्रिश्चियन कॉरिडोर बनाना चाहता था। वो शेख हसीना ने खुद ये डिस्क्लोज किया था पब्लिकली। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए बने हैं। और जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी, बोरा जी बोल रहे थे कि आप इमेजिन करें कि मुस्लिम कंट्री की प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम कंट्री में नहीं, 50 कंट्रीज हैं, 58 कंट्रीज है मुस्लिम, वो वहां नहीं गई और भारत में आई। तो ये आप देखिए भारत किस तरह से हम हमेशा हर शरणार्थी को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर एस पटनायक आपके पास आऊंगा। किस तरह से, क्या लग रहा है कि हालात आने वाले दिनों में कैसे सुधरेंगे? क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं, आर्मी भी सड़क पर है, फौज भी सड़क पर है और हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह से सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात? अभी फिलहाल जो नेता है, छात्र नेता है, अभी प्रेसिडेंट के साथ उनका मुलाकात चल रही है। 6 बजे शुरू हुई है मुलाकात जी। उसमें इंटरिम सरकार कैसा बनेगी उसका बात हो रही है। ऑब्वियसली, जैसे दूसरे पैनलिस्ट भी बोले, ये जो छात्रों का जो मूवमेंट शुरू हुआ था और बीच में हम लोग देखे कि वो छात्र का मूवमेंट ही नहीं रहा, उसमें दूसरे पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी घुस गए, स्पेशली जमात। तो अब आप जो देख रहे हैं स्ट्रीट में हो रहा है, एक है कि जैसे नो ऑर्डर। कल आर्मी जी बोले थे कि हमारा हम सहयोग चाहिए लोगों से, स्टूडेंट से, आप लोग घर वापस चले जाइए क्योंकि बिना आपके सहयोग में मैं ऑर्डर नहीं ला सकता हूं। तो यही लग रहा है कि अभी वो फ्री फॉर ऑल हो गया है। बहुत एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उसमें आ गए हैं। जो आप लूटपाट जो देखे कल बंगो भवन में हुआ, जो श्रीलंका में जैसा हुआ था उसी टाइप का, कोई खा रहा है, कोई सामान उठा के ले रहा है, ये ऑब्वियसली छात्र नहीं है, ये दूसरे मतलब जो एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए। तो ये एक मेजर चैलेंज रहेगा। आर्मी एक्चुअली अभी तक आज ही रिसफल हुआ है आर्मी में। जैसे अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने रिसफल किए हैं आर्मी में, जो कि एक मेजर इंडिकेशन है कि आर्मी अभी डॉक्टर दीपक वोरा जी, हालात कैसे सुधरेंगे, क्या लग रहा है? सर, हालात सुधरना इतना आसान नहीं है। सबसे आसान चीज ये होती जी, अफ्रीका का दुश्मन कौन है हमारे इलाके में? भारत नहीं है सर, चीन है। चिटगांव जहां पे मैं रहा हूं, जहां मेरा संबंध है जिसके साथ, वहां पे बेस दे दीजिए अमेरिका को, सब कुछ ठीक हो जाता। शेख हसीना बोली नहीं,
मैं चीन की लड़ाई, आपकी लड़ाई चीन के साथ बांग्लादेश के जरिए नहीं लड़ने दूं, मना कर दिया। और फिर देखिए आपने उसका परिणाम। फिर से सर एक ही अनुरोध है, आपके घर में अगर आग लगी है दूर के पानी से मत बुझाने की कोशिश करिए, वो पूरा फायदा उठाएंगे। अब आप देखेंगे क्या होने वाला है, 10, 15, 20 दिन तक ये चलेगा आतंकवाद। उसके बाद जो सरकार बनेगी, चाहे मोहम्मद यूनुस की है चाहे किसी और की है, अमेरिका के पिट्ठू होंगे वो लोग, और जो अमेरिका चाहता है उनको दे देंगे। अमेरिका आपके नेबरहुड में आ रहा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अमेरिका को खतरा हमसे नहीं है, खतरा चीन से है। सो द मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो इन शक्तियों के बीच में, ये महाशक्तियां मक्तियां कोई नहीं है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की जो जंग है उसके बीच में बांग्लादेश पीसा गया है। प्रोफेसर अखलाक आहान जी, बहुत मुख्तसर में किस तरह से ये हालात सुधरेंगे, ये हालात बदलेंगे, क्या कुछ लग रहा है अब यहां से मंजरनामा बांग्लादेश का? देखिए, ये जो इनके ये काफी दिन से जो इनके मुखालिफिन हैं अवामी लीग के, वो जाहिर दबे हुए थे। तो ये जो हालात हैं कुछ दिन तक तो ये खराब रहेगा, देखिएगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आर्मी कितनी जेन्युइनली जो है लोगों को, तमाम फैक्शंस को इंगेज करती है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है तो हालात ठीक हो सकते हैं। तीसरी जो चीज है जिसके बारे में भी इशारा हुआ है कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और खासतौर से ये एरिया जो है वो चाइना और यूएस का एक राइवलरी का केंद्र भी बन रहा है। उसमें मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो सार्क का एक पूरा वो था, जो साउथ एशियन कंट्रीज का जो आपस में जो एक इंगेजमेंट था, वो कमी भी कहीं ना कहीं ये वजह बन रही है कि बाहरी एलिमेंट्स की मुदाखलत हो रही है। ये एक बड़ा ही हमारे लिए कंसर्न की इशू है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारा जो रिलेशन है शुरू से ही, जाहिर है उसके बनाने में और उसकी आज़ादी में हमारा रोल रहा है। तो वो उसका निकल जाना ये बड़े कंसर्न की बात है। और हमारा सबसे इंटीमेट और क्लोज रिलेशन एक तरह से बांग्लादेश के साथ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तो बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। और अब ये हालात किस तरह से सुधरेंगे और कितनी जल्दी सुधरेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा।